होता है एस ड्यूरेशन वो बराबर होता है हाफ ए T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। ये आप कब लगाएंगे? व्हेन Vi इज इक्वल टू 0। और जब Vi 0 नहीं होगी तो क्या होगा? जब Vi 0 नहीं होगी तो इसके अंदर एक चेंज आएगा और यहाँ पर आएगा Vi, फिर आएगा प्लस और बाकी का पूरा फॉर्मूला एज इट इज। बाकी का पूरा फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज आएगा। और ये फॉर्मूला उस वक्त लगेगा व्हेन Vi इज नॉट इक्वल टू 0, जब आपके पास Vi 0 के बराबर नहीं होगी। ये फॉर्मूला हम उस वक्त अप्लाई करेंगे जब आपके पास Vi 0 के बराबर नहीं होगी, उस वक्त आपके पास इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, उस वक्त हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो सिर्फ एक ही फर्क है, जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी तो ये फॉर्मूला बनेगा और जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट नहीं होगी उसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी तो ये नीचे वाला फॉर्मूला आपके पास बनेगा। ये आपने बातें अपने जहनों में रखनी है कि आपको क्या बात बताई जा रही है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, अ बस इज मूविंग with velocity of 12.5 meter per second and comes to rest after 5 seconds. Calculate distance traveled by a bus during last second of its motion. During last second of its motion. During last second of its motion. A bus is moving with velocity of 12.5 meter per second and comes to rest after 5 seconds. Calculate the distance traveled by a bus during last second of its motion. आपने बताना है कि बस ने आखिरी सेकंड के दौरान कितना फासला कवर किया। एक तो सबसे पहले चेक करें कि बस 5 सेकंड के बाद रेस्ट में आई है। बस जो रेस्ट में आई है वो रेस्ट में आई है आपकी टोटल 5 सेकंड के बाद। 5 सेकंड के बाद आपकी बस जो है वो रेस्ट में आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे एक डायग्राम बनानी चाहिए। गौर से देखें, 0 1 2 3 4 और ये आ गया 5। इन्होंने क्या बोला? आखिरी सेकंड के दौरान बॉडी ने कितना फासला कवर किया। आखिरी सेकंड के दौरान, आखिरी सेकंड का दौरान कहाँ से कहाँ तक होगा? आखिरी सेकंड का दौरान 4 से लेके 5 तक ही होगा। और दर हकीकत हम इसको S5 कहते थे। क्या बोलते थे? S5 ये कहते थे ना। इसका मतलब अगर मैं S5 निकाल लूंगा तो मुझे आखिरी सेकंड के दौरान का डिस्टेंस पता चल जाएगा। अगर मैं कहता 5वें सेकंड के दौरान तो आप आराम से लिख देते S5। मैं आपको थोड़ा सा घुमाऊंगा, हालांकि घूमना नहीं होता, फिर भी घूम जाएंगे। मैंने कहा आखिरी सेकंड के दौरान, तो भाई जो 5वें सेकंड का दौरान है वही तो आखिरी सेकंड का दौरान है। और आखिरी सेकंड का दौरान का भी कहाँ से कहाँ तक है? 4 से लेके 5 तक। इसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं आखिरी सेकंड का दौरान। तो ये आपके पास एस ड्यूरेशन बनेगा जो दर हकीकत एस लास्ट के बराबर होगा। और ये एस ड्यूरेशन जो एस लास्ट है ये S50 है।
और S फिफ्थ कब मिलता है? जब S5 में से S4 क्या कर देते हैं? माइनस। S लास्ट का मतलब डिस्टेंस ड्यूरिंग लास्ट सेकंड। अगर मैं 5वें सेकंड के दौरान बोलता तो आप S फिफ्थ निकालते। मैंने आखिरी सेकंड के दौरान बोला तब भी S50 ही निकालना है। सिर्फ अल्फाजों का चुनाव जो है वो चेंज है, आपके पास बाकी चीज बिल्कुल सेम है। आपको अगर आखिरी सेकंड के दौरान का डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब आपको 4 से लेके 5 तक निकालना है। उसको मैंने S लास्ट का नाम दिया हुआ, या उसको मैंने S ड्यूरेशन का नाम दिया हुआ। मैं इस पर इतनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के नई चीज़ है, बिकॉज दे हैव बीन फॉरगेटन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो इसको काफ़ी टाइम से भूल भाल के बैठे हैं। फर्स्ट डे के स्टार्टिंग में पढ़े थे, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, तो इसीलिए इतनी लंबी यहाँ पे गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं आपसे। तो आपके पास यहाँ पे जब बोला जाए कि आखिरी सेकंड के दौरान का है, तो इसका मतलब वो जिस दौरान आखिरी सेकंड हुआ है वही डिस्टेंस निकालना है। आखिरी सेकंड का दौरान 4 से लेके 5 तक है, तो आपको S ड्यूरेशन निकालना है जो S लास्ट के बराबर है, और वो दर हकीकत 5वें सेकंड के दौरान ही है। तो इसका मतलब ये बनेगा S5 माइनस S4। ठीक है, ये आपको मिल गया S ड्यूरेशन। ये आपको पता चल गई दिस इज द T1 एंड दिस इज द T2। अब आपको अगर ये फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं Vi इज नॉट इक्वल टू 0। एग्रीड? अब Vi 0 नहीं। अब इस फॉर्मूले को देखें, इस फॉर्मूले में मुझे T1 पता है, मुझे T2 पता है, मुझे Vi पता है, लेकिन मुझे एक्सेलरेशन नहीं पता। तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालनी पड़ेगी? एक्सेलरेशन। क्योंकि मुझे Vi पता है, मुझे T2 पता है, मुझे A पता है, लेकिन मुझे एक्सेलरेशन नहीं पता। इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? एक्सेलरेशन। तो आइए सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन बराबर है Vf माइनस Vi अपॉन टी। बॉडी आपके पास रेस्ट में आ गई, तो Vf क्या हुई? 0। Vi बनी 12.5। कितने सेकंड के बाद रेस्ट में आई? 5 सेकंड के बाद। कितने सेकंड के बाद रेस्ट में आई? 5 सेकंड के बाद। तो ये बन गया आपके पास माइनस में 12.5, और नीचे आपके पास आ गया क्या? 5। ये बन गया माइनस में 12.5 और नीचे आ गया 5। ऊपर से आप डेसिमल हटाएंगे तो ये बन जाएगा 125 और नीचे आ जाएगा 0। ऊपर से डेसिमल हटता है तो नीचे 0 आता है, और जितने ऊपर नंबर होते हैं उतने जीरो आते हैं। तो 125 और नीचे आ गया 0। ये लिखा हुआ है 12.5, डेसिमल हटाएंगे तो ये बनेगा 10, नीचे आएगा 1, साथ में लिखा हुआ है 0, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/5। तो 5 10 से क्या बनेगा? 50। तो मैंने डायरेक्ट काम कर दिया, डेसिमल हटता है तो नीचे ऊपर जितने नंबर होते हैं जीरो आए थे, 50 मिल गया। अब इसको 25 के टेबल से कैंसिल करें। 25 5 ज़ा 125, 25 2 ज़ा 50, 25 5 ज़ा 125, 25 2 ज़ा 50। तो माइनस में 5/2 बचा, जिसका मतलब माइनस में 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको मिली एक्सेलरेशन। माइनस में 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको मिली एक्सेलरेशन। अब आप S ड्यूरेशन निकाल लें। S ड्यूरेशन होगा Vi प्लस हाफ A T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। Vi का मतलब कितना हो गया? 12.5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन आ गया माइनस में 2.5। उसके बाद T2 स्क्वायर। T2 कितना है भाई? T2 आपके पास है 5, और ये कितना है? 4। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। तो डायरेक्ट लिखें 25 माइनस 16। ठीक है, अभी 12.5 ऐसे ही रहा। प्लस माइनस माइनस, पहले साइन डील होते हैं फिर वैल्यू डील होती है। पहले साइन डील होते हैं फिर वैल्यू डील होती है। पहले साइन डील होते हैं फिर वैल्यू डील होती है। पहले साइन डील होते हैं फिर वैल्यू डील होती है। तो पहले साइन का डील करना जरूरी है। 2.5 मतलब ये प्लस है, ये माइनस में 2.5, तो प्लस माइनस माइनस। 2.5 का हाफ 1.25। 2.5 का हाफ होता है 1.25। 2.5 का हाफ होता है 1.25। पॉइंट हटाए, नीचे आ गया ये, तो बना 25/20। 5 5 से 25, 5 4 से 20, 5/4 बचा। 5 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, 4 1 ज़ा 4, 0 आ गया, और इसके साथ यहाँ पे आ गया आपके पास क्या? पॉइंट लगाया, 0 आया। तो 4 2 से क्या बना? 8। फिर 10 माइनस 8 2, फिर 0 लगाया, तो 4 5 से क्या बना? 20। तो ये आपके पास बन गया 1.25। तो आपके पास 2.5 का हाफ होता है 1.25। 2.5 का हाफ होता है 1.25। इसको कुछ चीज़ें ना हम लोग को ना दिमाग से सोचने की आदत होनी चाहिए। 2.5 का मतलब होता है ढाई। जब ढाई का आधा करते हैं ना, सवा बचता है, सवा। 3 का आधा करते हैं फिर डेढ़ बचता है। डेढ़ का आधा करते हैं तो पौना बचता है। 3 का आधा करेंगे 1.5, 1.5 का आधा करेंगे तो पौना, पौने का मतलब 0.75। इसी तरह जब ढाई का आधा करते हैं सवा बचता है, सवा होता है 1.25। ठीक है, चीज़ों को इस तरह समझने की आदत डालें विदाउट कैलकुलेशन, ताकि आप कैलकुलेशन कब कब करेंगे और कहाँ कहाँ करेंगे
वहां करें, वहां मतलब जहाँ पे आप खुद जज कर सकते हो वहाँ कैलकुलेशन ना करें। तो मुझे पता है कि ढाई का आधा 1.25 होता है, मैंने 1.25 लिख दिया और उसके बाद 25 में से मैंने 16 को माइनस किया, तो मेरे पास यहाँ पे आया 9। अब मुझे 1.25 को 9 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, जो मैं मल्टीप्लाई से करूँगा। मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ पे 9 5 सा जो होता है वो मेरे पास होता है 45। तो मैंने यहाँ लिखा 4, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा 5 और यहाँ लिख दिया मैंने 4। फिर 9 2 सा मुझे पता है 18 होता है और 18 में 4 ऐड करते हैं तो 22 आता है। तो 2 यहाँ आ गया और 2 यहाँ चला गया। तो मुझे पता है 9 1 9 होता है और 9 में 2 ऐड करते हैं तो 11 आता है। अब यहाँ से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दें, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाया तो ये बन गया 11.25। तो इसका मतलब इनका आंसर आ गया 11.25। अब 12.5 में से 11.25 माइनस कर दें। पॉइंट के बाद जितने नंबर ऊपर होने चाहिए उतने नंबर नीचे। जुमला सुन लें, पॉइंट के बाद जितने नंबर ऊपर होते नंबर नीचे, पॉइंट के बाद जितने नंबर ऊपर होते नंबर नीचे, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद जितने नंबर ऊपर उतने नंबर नीचे, और पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, जीरो, और आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ से ये 5 इसको एक बोरो देगा, जब ये 5 इसको एक बोरो देगा तो ये बन गया 10। 10 में से 5 निकाला, क्या बचा 5। यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 4। तो 4 क्योंकि एक बोरो चला गया, 4 माइनस 2 क्या है 2। और ये लिखा हुआ है 12 और ये लिखा हुआ है 11, 12 में से 11 निकाला, क्या बचा 1। तो अब मुझे इसका आंसर मिला और वो मुझे मिला 1.25 मीटर्स। ये मेरे पास इसका आंसर आया। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, और इसके साथ साथ अगर ऊपर एक नंबर कम पड़ रहा है तो आप वहां पे जीरो लगाएं। तो मैंने वहां पे जीरो लगाया। ठीक है, आप लोग 2 मिनट होल्ड करें, आई विल बी जस्ट बैक, जस्ट 2 मिनट्स। Okay, try this one.
जी बेटा अली बोले। सर जो अभी हमें फॉर्मूला डिस्कस किया ये सिर्फ फॉर लास्ट सेकंड के स्ट्रिक्ट के डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालने के लिए, इसे कंफर्म कर दूंगा, थोड़ा लेट आएगा। 12 बोलेंगे जबकि आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत स्लो स्लो बोल रहे हैं। ये जो अभी हमने फॉर्मूला किया ये सिर्फ लास्ट सेकंड के ये डिस्टेंस सिर्फ लास्ट सेकंड का नहीं है, ये ड्यूरेशन के डिस्टेंस का है। कोई भी ड्यूरेशन का डिस्टेंस होगा इससे निकालेंगे आप। ओके देखिए भाई, a body is moving with velocity of 36 meter per second and comes to rest after 6 seconds by producing a deceleration of 6 meter per second square. Calculate distance covered during last second of its motion. A body is moving with velocity of 36 meter per second and comes to rest after 5-6 seconds by producing a deceleration of 6 meter per second square. Calculate distance covered during the last second of its motion. इसके ऑप्शंस हैं, पहला 8 मीटर, दूसरा 10 मीटर, तीसरा 4 मीटर और चौथा 3 मीटर। आप लोग ट्राई करें इसको जरा खुद से। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। जी कितने लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया है? जी भैया बताइए कितना आ रहा है बेटा आंसर? सर D 3 मीटर्स। यस, इसका आंसर है 3 मीटर्स। आपके पास यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आया। आपको निकालना है इस ड्यूरेशन, तो आपके पास फॉर्मूला लगेगा VI प्लस हाफ इंटू A T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। VI प्लस हाफ A T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। ये आपके पास एस ड्यूरेशन मैंने लिख दिया। ठीक है, अब एक चीज चेक करें कि यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन भी मौजूद है लेकिन डिसेलरेशन है और बॉडी 6 सेकंड के बाद रेस्ट में आ रही है, तो इसका मतलब एस ड्यूरेशन की इक्वेशन बनेगी S6 जो बराबर होगा S6 माइनस S5। S6 बराबर होगा S6 माइनस S5। ये बताया था ना मैंने, यहाँ से T1 जज करते हैं। T1 की वैल्यू कितनी हो गई 5, T2 की वैल्यू कितनी हो गई 6। अभी आ गया VI कितना है 36, तो यहाँ पे आ गया 36 प्लस हाफ A डिसेलरेशन है, इसका मतलब यहाँ पे आ गया -6 T2 स्क्वायर 6 6 जा 36 फिर T1 स्क्वायर 5 5 से 25, तो यहाँ पे 25 36 ऐसे ही रहा प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यहाँ पे आ गया 3। फिर आपने यहाँ पे करना ये है
कि 36 को 25 में से करना है माइनस, तो 6 में से 5 निकाला 1 बचा, 3 में से 2 निकाला 1 बचा, 11 आया, और 11 3 is 33, 36 minus 33 will get 3 meters। तो इसका मतलब बॉडी ने जो डिस्टेंस आपके पास कवर किया वो आपके पास 3 मीटर्स के बराबर आया। ये वो डिस्टेंस है जो बॉडी आपके पास आखिरी सेकंड के दौरान कवर कर रही है, और ये आपके पास 3 मीटर्स के इक्विवेलेंट है। तो एस ड्यूरेशन इज इक्वल टू 3 मीटर्स। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी और आपको ये बात समझ में आ गई होगी जब मैंने आपको यहाँ पे बात बताई। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और करते हैं इस प्रॉब्लम को, इस जैसी प्रॉब्लम्स को मजीद स्टार्ट। तो एस ड्यूरेशन 3 मीटर्स के बराबर आ गया। यू आर नॉट अलाउड टू फॉरगेट इट। इसको आपने भूलना नहीं है कि एस ड्यूरेशन हमारे पास 3 मीटर्स के बराबर आ गया, और किस तरीके से हमने निकाला वो भी आपने देख लिया। ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक पे, और टॉपिक का नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। या रुक जाए, मोशन अंडर ग्रेविटी से पहले एक न्यूमेरिकल बाकी मुझे लगता है करा देना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने वर्कशीट में दे दिया आज आपको तो आप मुझसे फिर पूछेंगे सर ये कैसे होगा। एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, आपके पास कहीं पर भी अगर न्यूमेरिकल में ओवरटेक का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब वहां पे आपने डिस्टेंस इक्वेट करना है। नोट कर लें, कहीं पर भी आपके पास अगर ओवरटेक का वर्ड आ जाए न्यूमेरिकल में, कहीं पे भी अगर आपको ओवरटेक का वर्ड लिखा हुआ नजर आ जाए, ओवरटेक यानी कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को ओवरटेक कर रही है, तो इसका मतलब ये कि वहां पे आपको डिस्टेंसेस इक्वेट करने हैं, वहां पे आपको डिस्टेंसेस इक्वेट करने हैं। ठीक है, कहीं पे भी आपको ओवरटेक का वर्ड लिखा हुआ नजर आ जाए तो आपने वहां पे डिस्टेंसेस इक्वेट करने हैं। एक बात हो गई। आप जरा आगे बढ़ते हैं, लेकिन अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल and starts move with constant acceleration of 4 meter per second square. A car is waiting at a traffic signal and starts move with constant acceleration of 4 meter per second square. At the same time, a motorcyclist traveling with constant speed of at the same time a motorcyclist traveling with constant speed of 36 km per hour overtakes and passes the car. Constant speed of 36 km per hour overtakes and passes the car. ठीक है, find the time taken by car. The time taken by car to overtake the motorcyclist. Option है 10 second, 3 second, 4 second, 5 second. 10 second, 3 second, 4 second या 5 second. ठीक है, calculate distance covered by car to overtake motorcyclist. Calculate distance covered by the car. Calculate distance covered by the car to overtake motorcyclist. ठीक है, ऑप्शन ए 12 मीटर,
ऑप्शन बी 10 मीटर, ऑप्शन सी 50 मीटर, ऑप्शन डी 25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ फास्ट will the car be moving at the time of overtaking? How fast will the car be moving? Option A 10 meter per second, option B 5 meter per second, option C 20 meter per second, option D 40 meter per second। एक ही क्वेश्चन में सारी बातें करा दी ताकि मसला ना हो। देखिए पढ़े क्या लिखा हुआ है। A car is waiting at a traffic signal and starts move with constant acceleration of 4 meter per second square. At the same time, a motorcyclist traveling with constant speed of 36 km per hour overtakes and passes the car. Find the time taken by the car to overtake the motorcyclist. Calculate distance covered by the car to overtake the motorcyclist. How fast will the car be moving at the time of overtaking? ठीक है, ये आपके पास कुछ चीज है जो आपके पास न्यूमेरिकल है। अब मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बताने जा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन गौर से सुनिएगा। अब मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बताने जा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन इसकी बहुत गौर से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ सुनिए, आपके पास मौजूद थी बेटा ये कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, कार का एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक कर लें क्या लिखा हुआ है। अ कार इज वेटिंग, जब कार वेट करेगी तो लहरा के करेगी, खड़े हुए करेगी, खड़े होके करेगी। तो कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल, कार वेट कर रही है, तो वी आई क्या होगी 0 एंड स्टार्ट्स मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही कार ने चलना शुरू किया, जैसे ही कार ने चलना शुरू किया, एकदम से मोटरसाइकिल वाला आया और उसने कार वाले को ओवरटेक किया और मोटरसाइकिल वाला कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अंडरलाइन कर लीजिएगा वर्ड कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब ना मोटरसाइकिल वाले की स्पीड वी आई है, ना मोटरसाइकिल वाले की स्पीड वी एफ है, मोटरसाइकिल वाले की स्पीड है जस्ट वी। मोटरसाइकिल वाला मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से और उसकी स्पीड v के बराबर, और कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। क्या लिखा हुआ है, आप शुरू से पढ़ें, जुमला तसलसल टूट गया है। एट द सेम टाइम अ मोटरसाइकिलिस्ट ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स एंड पासेस द कार। चले भाई, इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, बाइक वाले ने कार वाले को क्या कर दिया, ओवरटेक। अब देखें क्या बोल रहे हैं, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू ओवरटेक द मोटरसाइकिलिस्ट। एक बात तो तय हो गई कि आगे जाके एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पे आपके पास कार वाला भी बाइक वाले को ओवरटेक कर देगा। अब होगा क्या, और से देखिएगा, बाइक वाला यहाँ पहुंचेगा। कहानी कहाँ से देखनी है, कहानी देखनी है फ्रॉम फर्स्ट ओवरटेक टू सेकंड ओवरटेक। ना कहानी में इससे पहले का मुझे देखना है, ना कहानी में इसके बाद का मुझे देखना है। फर्स्ट ओवरटेक से वॉर शुरू हुई और सेकंड ओवरटेक पे वॉर खत्म हो जाएगी, तो कहानी हमें यहीं से देखनी है। फर्स्ट ओवरटेक से वॉर शुरू होगी और सेकंड ओवरटेक से वॉर खत्म हो जाएगी, तो कहानी देखनी फ्रॉम फर्स्ट ओवरटेक टू सेकंड ओवरटेक। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले बाइक वाले ने कार वाले को ओवरटेक किया, अब यहाँ पे ये बाइक वाला भी चल रहा है और कार वाला भी चल रहा है, बाइक वाला भी चल रहा है, कार वाला भी चल रहा है, बाइक वाला भी चल रहा है, कार वाला भी चल रहा है, और एक पॉइंट आएगा जिसके ऊपर अब कार वाला बाइक वाले को क्या कर देगा, ओवरटेक। ओवरटेक करने के लिए चेक करें, दोनों ने डिस्टेंस बिल्कुल सेम कवर किया, जितना डिस्टेंस कार कवर कर दी उतने ही डिस्टेंस बाइक कवर कर दी। तो नोट कर लें SC इज इक्वल टू SM, लेकिन इनकी स्पीड डिफरेंट होगी। क्यों, अब यहाँ देखें, ये आप हैं और ये आपका दोस्त है। आप लोगों ने प्लान बनाया कि आप दोनों इस पॉइंट से जो है ना वो रेस लगाएंगे। अब आपने 1 2 3, आपने 1 ही कहा था कि भाग गया। अब जब ये भागा और ये यहाँ पहुंच गया और ये पीछे मुड़ के आपको देख के हंस रहा है, अब आपको गुस्सा आया और इस पॉइंट पे आपको इसने ओवरटेक करा। एग्रीड।
अब आपको गुस्सा है, आपने कहा इसने बेईमानी करी ना, बेईमानी करने के बावजूद इसको हरा के दिखाऊंगा। अब आपने भागना शुरू किया, सांसें ऊपर नीचे चढ़ी हुई हैं, फिर भी भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, यहाँ पहुंचे, अभी यहाँ पहुंचा और फाइनली आप यहाँ पहुंचे। अब आप हंस रहे हैं और ये आपको देख रहा है। अब आपने इसको ओवरटेक करा, तो यहाँ से आपने ही भागना शुरू किया, यहाँ से इसने ही भागना शुरू किया। अब इसकी स्पीड होगी अल्टीमेटली लेस, और जब आप ओवरटेक करेंगे तो आपकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। लेकिन दोनों ने डिस्टेंस बिल्कुल सेम कवर किया। तो मैं यही समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पर जब वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ओवरटेक करता है तो दोनों डिस्टेंस बिल्कुल सेम कवर करते हैं, तो एस सी इज इक्वल टू एस एम। अब जरा दोनों के लिए बातें कर ली। ये हो गई कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। कार का एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके साथ साथ यहाँ पे आ गई मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल वाली की स्पीड कांस्टेंट है 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 36 कैंसिल, तो आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3600 से डिवाइड, तो डबल जीरो कैंसिल, 36 कैंसिल, आंसर है 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी ओवरटेक की बात आए ना तो डिस्टेंस इक्वेट कर लें, और डिस्टेंस इक्वेट करने से पहले डिस्टेंस निकालें। पहले निकालें एस सी, कार के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ एस सी बराबर होगा वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो पता है लिखें, जो नहीं पता छोड़ दें। जो पता है लिखें, जो नहीं पता छोड़ दें। तो एस सी बराबर है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई आ गया 0, टाइम मालूम नहीं है, हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 4, टी स्क्वायर एज इट इज आ गया। ये पूरा फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हुआ 0, 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे आया 2t स्क्वायर, तो एस सी 2t स्क्वायर के बराबर आ गया। आप निकालें एस एम। मोटरसाइकिल वाला मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0, और कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये भी बता दूं। कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन 0, तो इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड की मैंने बताया था हमारे कोर्स में एक इक्वेशन है, और वो है एस इक्वल्स टू वी टी। अगर नहीं पता तो पेजेस पलट के चेक करें, अगर नहीं पता तो पेजेस पलट के चेक करें। कांस्टेंट स्पीड की हमारे कोर्स में एक इक्वेशन है, और वो है एस इक्वल्स टू वी टी। तो मोटरसाइकिल वाला कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उसके डिस्टेंस निकलेगा एस इक्वल्स टू वी टी से, तो उसकी स्पीड कितनी हुई 10, टाइम एस डेज आ गया, तो एस एम इक्वल टू 10 टी। तो मोटरसाइकिल वाला कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इन तीनों इक्वेशंस में से कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कार पे तो अप्लाई हो सकती है, क्यों, क्योंकि कार के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये बाइक वाले के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि बाइक वाले की स्पीड कांस्टेंट है, तो उस पर इक्वेशन यूज होगी एस इज इक्वल टू वी टी। अब मेरी बात सुनिए गौर से, आपके पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनको इक्वेट कर दें। एस सी बराबर है 2t स्क्वायर, एस एम बराबर है 10t। एस सी बराबर है 2t स्क्वायर, एस एम बराबर है 10t, दोनों को मैंने कर दिया इक्वेट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 80, लिसन लिसन बेटा, यहाँ देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 80, यहाँ लिखे हुए 2t। इस t से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे खाली बचा 2t इज इक्वल टू 10। एग्री, क्योंकि जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ बच जाता है। अब ये t निकालना है आपको, 2 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो 2 10 से डिवाइड होगा, तो आंसर आ गया कितना 5 सेकेंड। जब आप डिस्टेंस इक्वेट कर रहे हैं तो आपने कंडीशन रख दी ओवरटेकिंग की, कंडीशन रख दी ओवरटेकिंग की, क्योंकि ओवरटेकिंग में डिस्टेंस मतलब कि आपके पास जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो इसका मतलब जब ओवरटेकिंग की कंडीशन रखी तो टाइम कितना है 5 सेकेंड। इसका मतलब कार वाला बाइक वाले को ओवरटेक करने के लिए 5 सेकेंड का टाइम लेगा। तो जब कार वाला बाइक वाले को ओवरटेक करने के लिए 5 सेकंड का टाइम लेगा, तो पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, द टाइम टेकन बाय कार टू ओवरटेक द मोटरसाइकिलिस्ट, आंसर आ गया 5 सेकंड्स। तो आंसर मुझे इसका मिला 5 सेकंड, तो मेरे पास कार वाला बाइक वाले को ओवरटेक करने के लिए 5 सेकंड का टाइम लेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो टाइम की वैल्यू हमारे पास आई 5 सेकंड, टाइम हमें 5 सेकंड के बराबर मिला। अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपसे ये पूछ रहे हैं कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार टू ओवरटेक द मोटरसाइकिल्स। ये डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, ये डिस्टेंस मैंने कहा मैं निकाल चुका हूँ, ये रहा। इसमें सिर्फ कमी किसकी है, टी की। इसमें सिर्फ कमी किसकी है, टी की, और आपको टी मालूम कर चुके हैं, तो एस सी की बराबर है 2t स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दें। एस सी बराबर है 2t स्क्वायर,
तो 2t स्क्वायर का मतलब 5, 5 5 से 25, 25 2 जा 50 मीटर्स। तो कार उसको ओवरटेक करने के लिए डिस्टेंस कवर करेगी 50 मीटर्स के बराबर होगा। कार उसको ओवरटेक करने के लिए डिस्टेंस कवर करेगी 50 मीटर्स के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आया वो इसका करेक्ट आंसर कितना है 50 मीटर्स। तो मेरे पास 50 मीटर्स के बराबर आया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं आपसे, हाउ फास्ट द कार बी मूविंग। कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0। इसका मतलब आपको निकालनी है कार की फाइनल वेलोसिटी। हमारे पास कार की फाइनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई हो गई 0, एक्सेलरेशन है कार का 4 और टाइम आया 5। तो 4 5 से 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब जब आपके पास कार वाला बाइक वाले को ओवरटेक करेगा तो कार वाले की स्पीड होगी 20 और बाइक वाले की स्पीड कितनी थी 10। तो उसको अपनी स्पीड डबल करनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास वो उसको ओवरटेक करेगा। जब तक स्पीड डबल नहीं होगी ओवरटेक नहीं होगा। और डबल कितने टाइम में होगी 5 सेकंड के बाद। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे जो 20 मीटर पर सेकंड है दैट इज द करेक्ट आंसर। एक ही क्वेश्चन में सारी बातें मैंने आपको करा दी ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, ये बात मैंने आपको यहाँ पे बताई और ये बात आपको समझ में आ गई कि आपके पास यहाँ पे क्या बातें पूछी जा रही थी और आपसे किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ली जा रही थी। तो ये हमारे पास चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे कवर करी, जिनको हमने यहाँ पे देखा, जिनको हमने यहाँ पे इस न्यूमेरिकल्स में सीखा। ओके, अब जो टॉपिक आता है उसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। अब जो टॉपिक आता है उसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। देखें, मोशन अंडर ग्रेविटी किसे कहते हैं? अगर ऑब्जेक्ट पे सिर्फ एक फोर्स एक्ट करे, वेट, अगर ऑब्जेक्ट पे सिर्फ एक फोर्स एक्ट करे वेट, और वेट के अलावा कोई और फोर्स ना हो, अगर एयर फ्रिक्शन भी होगी तो उसको भी हम निगलेक्ट कर देंगे। अगर एयर फ्रिक्शन भी होगी तो उसको भी हम निगलेक्ट कर देंगे। अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्ट करे, कौन सी? वेट। और वेट के अलावा, अच्छा जी पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं आप लोगों को, मेरी बात सुनिएगा। आज आपकी केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी तो अच्छा है, मुझे थोड़ी लंबी क्लास देने का मौका मिल गया। तो मेरी क्लास जो होगी वो 11:30 तक होगी। ठीक है, आप सुनिए, मेरी क्लास 11:30 तक मैं लूँगा अभी, और फिर 11:30 से 12:30 इंग्लिश की क्लास होगी। ठीक है, और जो केमिस्ट्री क्लास नहीं हुई है तो मुझे सर आमिर ने बोला कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, कल सैटरडे को जिस टाइम पे आज आपकी केमिस्ट्री क्लास होती है कल उसी टाइम पे आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी, और वो आपकी होगी कहाँ? 11 से 12। ठीक है, सैटरडे को कल आपकी केमिस्ट्री क्लास 11 से 12 होगी। सैटरडे को सर आमिर आज क्लास नहीं ले सक रहे ड्यू टू सम रीज़न, सो आपके पास he has arranged a class for you and that is from 11 to 12 which will be conducted tomorrow Saturday. ठीक है, आप लोग भूलिएगा नहीं इस बात को, भूलिएगा नहीं इस बात को काइंडली, अभी बता रहा हूँ। और मैंने आपको बता भी दिया है कि आपकी केमिस्ट्री की जो क्लास है जो आज की रह जाएगी वो कल कंडक्ट होगी। उसूलन हम लोग पीरियड स्किप भी कर सकते थे लेकिन स्किप करने का पीरियड कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए मैंने पीरियड एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि आप लोग भी क्या करेंगे, केमिस्ट्री पढ़ लेते, फिजिक्स पढ़ने इस टाइम पे। तो आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, वो आपके पास फोर्स कौन सी है? वेट। और वेट के अलावा उसके ऊपर कोई और फोर्स एक्ट नहीं करती, तो उसके अंदर जो मोशन होता है वो आपके पास कहलाता है बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखें, अब मेरे पास यहाँ पे ये दीवार है, इस दीवार पे अगर एक पेंटिंग लटकी हुई और उस पेंटिंग पे आपने स्क्रूज टाइट करके उस पेंटिंग को हैंग किया हुआ है। ठीक है, अब आपके पास इस पेंटिंग का वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो मेरे पास दीवार पे स्क्रू लगे हुए,
और यहाँ पे मेरे पास का वेट है जो डायरेक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। अगर मैं स्क्रूज यहाँ से हटा दूं तो अभी स्क्रू लगे हुए, इसका मतलब इसमें एक फोर्स है जो इसने अपर डायरेक्शन में इसको क्या दी हुई, सपोर्ट। स्क्रू लगे हुए तो एक फोर्स है जो इसको अपर डायरेक्शन में क्या दे रही है, सपोर्ट। इसके साथ क्या कर रहा है, वेट। अगर मैं यहाँ से कि इसके स्क्रूज हटा दूं तो होगा क्या, अब आपकी फोर्स ऊपर की खत्म होगी और ये नीचे गिरेगी। अब जब ये नीचे गिरेगी तो इसके ऊपर से एक फोर्स एक्ट करेगी, कौन सी, वेट। और जब इसके ऊपर वेट की फोर्स एक्ट करेगी और अगर इसके अतराफ में हवा कोई फोर्स भी लगा रही है तो उसको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। तो इसका मोशन हमारे पास क्या कहलाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर मेरे हाथ में एक डस्टर मौजूद है, इस डस्टर के ऊपर एक्ट कर रहा है वेट और इस डस्टर में मेरे एक हाथ की फोर्स एक्ट कर रही है अपवर्ड, जिसको नीचे गिरने से रोक रही है। अगर मैं यहाँ से अपना हाथ वापस कर लूँ तो अब मेरे हाथ की अपवर्ड फोर्स खत्म हुई और ये कहाँ गया, नीचे। अब इसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है, कौन सी, वेट। तो इसका मतलब ये कहलाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर ऑब्जेक्ट का होता है फ्री फॉल मोशन। मोशन अंडर ग्रेविटी में ऑब्जेक्ट का होता है फ्री फॉल मोशन। और ये फ्री फॉल मोशन उसी वक्त होता है जब ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक फोर्स एक्ट करती है, वेट, और वेट के अलावा कोई और फोर्स एक्ट नहीं करती, उसको हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। हर वो बॉडी जो मोशन अंडर ग्रेविटी परफॉर्म करती है, हर वो बॉडी, एवरी बॉडी दैट परफॉर्म्स मोशन अंडर ग्रेविटी, हर वो बॉडी जो मोशन अंडर ग्रेविटी परफॉर्म करती है, एवरी बॉडी दैट परफॉर्म्स मोशन अंडर ग्रेविटी, उसके अंदर एक खास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके अंदर एक खास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर एवरी बॉडी दैट परफॉर्म्स मोशन अंडर ग्रेविटी, उसके अंदर एक खास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और वो कहलाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू हमें लेनी होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या तो इसकी वैल्यू हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर इसकी वैल्यू हम लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आइदर टेकन 9.8 और टेकन 10, या तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ये आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कंसीडर की जाती है। या तो इसको हम 9.8 लेते हैं या फिर इसको हम क्या लेते हैं, 10। और ये एमकेएस सिस्टम में होती है और एमकेएस सिस्टम को हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं। कहीं भी हमें न्यूमेरिकल आएगा तो वहाँ हमें यूनिट देख के डिसाइड करना पड़ता है हमें कौन सी वैल्यू यूज करनी है। सीजीएस सिस्टम में जी की वैल्यू होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और एफपीएस सिस्टम में जी की वैल्यू होती है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। एमकेएस में होती है 9.8 जो हमें न्यूमेरिकल में नॉर्मली यूज करनी होती है। लेकिन अगर कोई सीजीएस का न्यूमेरिकल आ गया जिसमें सारी यूनिट सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकंड में, तो वहाँ पे हमें लेनी होगी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर कोई एफपीएस का आ गया तो उसमें हमें लेनी होगी 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास बात थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई और आपने उस बात को डिस्कस किया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपके पास होती है उसकी वैल्यू आपने याद करी, उसकी वैल्यू आपके पास होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऑलराइट। अब एक चार्ट बना लें। चार्ट, दिस इज फॉर डाउनवर्ड मोशन and this is for upward motion. एक चार्ट डाउनवर्ड मोशन के लिए आएगा और एक चार्ट अपवर्ड मोशन के लिए आएगा।
डाउनवर्ड मोशन में कभी भी लिखा हुआ आएगा बॉडी ड्रॉप हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0, जमीन पे टकराने से पहले कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी। डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0, जमीन पे टकराने से पहले कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव यानी कि प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाउनवर्ड मोशन में वी 0, एक्सेलरेशन पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जमीन पे टकराने से पहले कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी। अब जब बॉल को ऊपर फेंकते ना तो कोई वेलोसिटी देनी पड़ती है, तो अपवर्ड मोशन में वी गिवन, बॉल जब ऊपर जाती एक वक्त आता है रेस्ट में आती है, तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 और एक्सेलरेशन होगा -g, जिसका मतलब -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डाउनवर्ड मोशन में आपके पास जो है वो वी क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी एग्जिस्ट, और इसके साथ आपके पास अपवर्ड मोशन में वी गिवन होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। इक्वेशंस जो हमारी चलती हैं वही चलेंगी, इक्वेशंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। इक्वेशंस जो हम यूज करने के आदी हैं हम वही इक्वेशंस यूज करेंगे, यही सारी इक्वेशंस यहाँ पे आपकी चलेंगी। जितनी इक्वेशंस यहाँ पे आपके पास मौजूद है मैंने कहा सारी इक्वेशंस चलेंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ पे हाइट मालूम करनी होगी वहाँ पे आप डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, और जहाँ एक्सेलरेशन होगा वहाँ पर जी आ जाएगा प्लस माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आप इक्वेशन में कोई चेंज नहीं करेंगे, यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंज इन इक्वेशंस। इक्वेशंस में आपने कोई चेंज नहीं करना होगा, इक्वेशन जैसी हैं इक्वेशंस बिल्कुल वैसी ही रहेंगी। बस आपको याद रखना है हाइट से मुराद डिस्टेंस होगा और जहाँ पर ए है वहाँ पे ए से मुराद आपके पास जी होगा, अदरवाइज इक्वेशन में कोई रत्ती बराबर भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, एक और बात बता दूं, अच्छा हो याद आ गई हाथ के हाथ मुझे एक और बात, और वो बात ये है कि 9.8 का हाफ 4.9 होता है, याद रखेगा इसको, और 9.8 का ट्वाइस 19.6 होता है। 9.8 का हाफ 4.9 और 9.8 का ट्वाइस 19.6। 9.8 का हाफ 4.9 और 9.8 का ट्वाइस जो होता है वो आपके पास 19.6 के बराबर होता है। तो आपके पास 9.8 का हाफ है 4.9 और 9.8 का ट्वाइस है 19.6। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। A stone is dropped from a cliff. The time during which it covers a distance of 490 meters will be 10 second, 100 second, 9.8 second, 4.9 second। ठीक है, स्टोन ड्रॉप हो रहा है, वी 0, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 490 s, और निकालना क्या है टाइम। इस इक्वेशन से तो कभी लग ही नहीं सकती क्योंकि इसमें टाइम है ही नहीं। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से टाइम आ सकता है क्योंकि इसमें टाइम है। एक्सेलरेशन आपको पता है
वी आई आपको पता है, लेकिन वी एफ आपको नहीं पता, तो ये इसको भी लग सकती है। अब थकार की एक इक्वेशन बची है, कौन सी? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे हम टाइम निकालेंगे। एस कितना दिया हुआ है 490, तो यहाँ पे आ गया 490। वी आई 0 है, तो ये पूरा फैक्टर खत्म, तो खाली हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ एक्सेलेरेशन का मतलब प्लस 9.8, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। और टी स्क्वायर का मतलब आपके पास बन जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर मालूम करना है। अब ये 490 ऐसे ही रहा, 9.8 का हाफ अभी बताया था 4.9, और यहाँ लिखा हुआ है टी स्क्वायर। 9.8 का हाफ होता है 4.9, यहाँ लिखा हुआ है टी स्क्वायर। 490 ऐसे ही रहा, इसको हम लिख सकते हैं 49/10, क्योंकि डेसिमल हटते नीचे 1 आता है, ऊपर जितने नंबर होते हैं जीरो, तो 49/10, और यहाँ लिखा हुआ है टी स्क्वायर। अब 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 49 डिवाइड हो जाएगा, तो बनेगा 490 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 49। तो 10 डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 49 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, और यहाँ पे आया टी स्क्वायर। 49 से 49 कैंसिल, यहाँ बचा 10, तो 10 10 सा क्या बचा 100। जब रूट लिया तो 100 का रूट कितना आया 10 सेकेंड्स, तो टाइम की वैल्यू आई 10 सेकेंड्स। ये आपके पास आंसर। आप ये देखेंगे जो क्वेश्चन सॉल्व करने की एक्सपर्टी आई ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक टाइम से नहीं आई, इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम आप भी यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत आराम से, विदाउट एनी टेंशन। आप बिल्कुल इसमें टेंशन लिए बगैर सुकून से काम कर सकते हैं। अब यहाँ देखें ना, ये इस चीज़ से एनालाइज करें कि जो वैल्यूज आती हैं तकरीबन सिमिलर आती हैं। दे कैन बी कैंसल्ड विद ईच अदर। 490 कैन बी कैंसल्ड बाय 4.9। अगर मैं ऐसा काम करता, मैं इसको ओपन ना करता, मैं ऐसे कर देता 490 और ये 4.9 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड। अब जब यहाँ से हटता ना डेसिमल, तो ऊपर एक जीरो आता, क्योंकि जितने नंबर होते हैं जीरो पे आते हैं। तो 49 से 49 कैंसिल होता है, और अगेन कितना आता 100। और जब आप रूट लेते दोबारा, आपको टाइम की वैल्यू कितनी मिलती है 10 सेकेंड। तो वैल्यूज ऐसी ही ली जाती हैं जो आपके पास आसानी सॉल्व होके हमें इसका आंसर दे सकें। तो ये आपके पास बात थी जो आपने यहाँ पे डिस्कस करी, ठीक है। अब इसी तरह का मैं एक और न्यूमेरिकल देता हूँ, मैं देखता हूँ आप में से कौन ट्राई कर पाता है। अ बॉडी इज थ्रोन vertically upward with initial velocity of 9.8 meter per second. It will go 4.9 meter high, 9.8 meter high, 19.6 meter high, 29.4 meter high. कौन सा मोशन है? अपवर्ड। वी आई गिवन, चेक कर लें क्या लिखा हुआ था मैंने। अपवर्ड मोशन में देख लें, ये रहा वी आई गिवन। तो अपवर्ड मोशन में वी आई गिवन, तो दिस इज वी आई। अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन -g, और हाइट निकालनी, इसका मतलब डिस्टेंस, टाइम नहीं पता, तो फॉर्मूला यूज होगा 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2 एज इट इज आ गया, एक्सेलरेशन आ गया माइनस में 9.8, एस एज इट इज आ गया। वी एफ का मतलब 0 का स्क्वायर, वी आई का मतलब 9.8 का स्क्वायर। वी एफ का मतलब 0 का स्क्वायर, वी आई का मतलब 9.8 का स्क्वायर। इसके साथ कुछ नहीं तो क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस। इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे आंखें दी हैं, और मुझे उन आंखों का इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पे मुझे लाजमी करना चाहिए। यहाँ पे भी 9.8 है, यहाँ भी 9.8 है, तो देयर माइट बी अ चांस दे कैन बी कैंसल। तो वाई देयर इज अ नीड टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज। जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, माइनस उतरा और यहाँ लिखा हुआ है 9.8 का होल स्क्वायर,
लेफ्ट की माइनस से राइट का माइनस कैंसिल, ये एस एज इट इज रहा, ये 9.8 का स्क्वायर ऐसे ही रहा, ये दोनों मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो यहाँ पे आ गया 2 × 9.8। 9.8 की पावर यहाँ +1 है और यहाँ 2 है, तो नीचे वाली 9.8 से ऊपर वाली 2 पावर कैंसिल हो गई, नीचे वाली 9.8 से ऊपर वाली 2 पावर कैंसिल हो गई, तो ऊपर एक 9.8 बचा और नीचे 2 बचा। 9.8 का हाफ कितना होता है 4.9, तो s की वैल्यू आ गई 4.9 मीटर एंड दैट वुड बी एक्सेप्टेड एज योर आंसर, और ये आपके आंसर के तौर पे एक्सेप्ट की जाएगी और आपके पास ये 4.9 मीटर के बराबर आई। ठीक है, तो ये बराबर आई 4.9 मीटर के आपके पास। चलिए अब आपकी बारी है। A body is thrown upward with initial velocity of 19.6 meter per second. How long would it rise? Option A 2 second, option B 3.5 second, option C 2.8 second, option D 20 seconds. A body is thrown upward with initial velocity 19.6 meter per second. How long would it rise? चलिए भाई, how long का मतलब क्या होता है कितनी देर तक, how long का मतलब होता है कितनी देर तक, यानी कि बॉडी कितनी देर तक ऊपर जाएगी। निकालें इसका आंसर खुद से आप लोग। जी फातिमा बोले। सर 2 seconds. 2 seconds बिल्कुल। कितने बच्चों ने इसका आंसर निकाला है भाई? देखिए बॉडी ऊपर जा रही है, सिंपल सी बात है। जी गौजा बोलें। सर इसका आंसर 2 seconds है। ओके, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऊपर जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, खत्म हो गई बात। एक्सीलरेशन नेगेटिव, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, E is equal to VF minus VA upon T। T और A की पोजीशन चेंज करें, VF की जगह आ गया 0, VI की जगह 19.6 और एक्सीलरेशन की जगह आ गया माइनस में 9.8। आपके पास यहाँ पे 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो माइनस में 19.6 अपॉन माइनस में 9.8 कैंसिल हो गया। 9.8 का ट्वाइस करते 19.6 आता है,
ऐसा ही है। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 2 सेकेंड्स। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती राउंड ऑफ करें, 19 पॉइंट से इसको लिख सकते हैं 20, 9.8 को लिख सकते हैं 10, 10 1 से 10, 10 2 से 20। तो आंसर अभी कितना आया, 2 सेकेंड्स। तो इसका आंसर आपके पास 2 सेकेंड्स के बराबर आया। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे बात हुई जो मुझे आपको बतानी थी, आपने इसको देखा गौर से करके और आपको यहाँ पता चला कि आपके पास यहाँ पे इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे एंड यू हैव टू डू इट। चलें भाई, अब ये सारी बातें हो गई कंप्लीट। अब हमारे पास जो चीज़ आती है उसका नाम है न्यूटन के लॉज और फोर्स। फोर्स आपके पास एक ऐसी चीज़ है, आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करती है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि फोर्स क्या है तो आपने जवाब भी देना है कि फोर्स आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करती है। ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करने के लिए उसके ऊपर अप्लाई की जाती है फोर्स। ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करने के लिए उस पे अप्लाई की जाती है फोर्स। फोर्स आपके पास एक ऐसी चीज है यस जिससे आपके पास हम ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करते हैं या फिर चेंज करने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक ऐसी चीज जिससे हम ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करें या चेंज करने की कोशिश करें, उसको अपनी आम जबान में क्या बोलते हैं, फोर्स। फोर्स एक ऐसी चीज है इसकी वजह से हम या तो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करेंगे या चेंज करने की कोशिश करेंगे। वो हमारी आम जबान में क्या कहलाती है, फोर्स। उसे फोर्स का नाम दिया जाता है, ऑब्जेक्ट स्टेट चेंज। अब बहुत पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, अब छोड़ दें इसको, मतलब इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। फोर्स का SI यूनिट कहलाता है न्यूटन और न्यूटन का फॉर्मूला होता है F=mn और न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आज तक पेपर में आता है कि न्यूटन किसके बराबर होता है। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन। 1 न्यूटन की फोर्स कब होती है, जब 1 kg के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो। 1 न्यूटन की फोर्स उस वक्त लगेगी जब 1 kg के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो। तो जब 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करेगा तब जाके उस पर लगने वाली फोर्स आपके पास 1 न्यूटन के बराबर आएगी। तो 1 न्यूटन विल बी द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg एक्सेलरेट्स विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब 1 kg के मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो उसमें हमारे पास लगने वाली फोर्स 1 न्यूटन के बराबर होगी। ठीक है, आपके पास CGS सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है डाइन। CGS सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है डाइन, DYNE डाइन। और FPS सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है पाउंड्स। पाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं LB से। CGS सिस्टम में फोर्स इज मेजर्ड इन डाइन, FPS सिस्टम में फोर्स इज मेजर्ड इन पाउंड। तो CGS सिस्टम में इसका यूनिट डाइन होता है और FPS सिस्टम में इसका यूनिट आपके पास पाउंड होता है। तो यहाँ पे जो बात हमने करी वो करी आपके पास MKS के लिए, हमने करी CGS के लिए
और हमने करी आपके पास किसके लिए, FPS के लिए। अब एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं अपनी आम जबान में इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक इनहेरिट प्रॉपर्टी है। इनहेरिट प्रॉपर्टी मीन्स जो उसको विरासत में मिली है। कोई भी ऑब्जेक्ट, एवरी बॉडी रेजिस्ट टू चेंज। बस एक बात याद रखिएगा, इनर्शिया पे अप्लाई होता है एक यूनिवर्सल लॉ, और वो कहता है एवरी बॉडी रेजिस्ट टू चेंज। कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहता उसकी हालत में कोई चेंज आए। तो जिस ऑब्जेक्ट की हालत में कोई चेंज आ ही नहीं रहा, मतलब वो जैसा था बिल्कुल वैसा ही है, इसका मतलब उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, इनर्शिया। ऑब्जेक्ट की हालत में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जैसा था बिल्कुल वैसा ही है, इसका मतलब उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, इनर्शिया। ऑब्जेक्ट की हालत में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जैसा था बिल्कुल वैसा ही है, इसका मतलब उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, इनर्शिया। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, मैंने भी आपको ये बात बताई कि इनर्शिया बॉडी की इनहेरिट प्रॉपर्टी है। इनर्शिया 3 तरह के होते हैं, एक होता है इनर्शिया एट रेस्ट, एक होता है इनर्शिया इन मोशन, और एक होता है इनर्शिया इन डायरेक्शन। इनर्शिया की 3 इकसाम है, एक इनर्शिया एट रेस्ट, एक इनर्शिया इन मोशन और एक इनर्शिया इन डायरेक्शन। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, और जिस डायरेक्शन से मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। ये तीनों चीजें इनर्शिया की वजह से होती हैं। अगर हमारे पास ये एक पंखा है, अगर हमारे पास ये एक पंखा है और इस पंखे का अगर हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो ये पंखा एकदम से नहीं रुकता, बल्कि स्विच ऑफ करने से पहले अगर ये इस तरह का मोशन लेता है तो स्विच ऑफ करने के बाद भी अपने मोशन को कंटिन्यू करता है, और जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है, ड्यू टू व्हाट, इनर्शिया। तो इनर्शिया है आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की कैसी प्रॉपर्टी जो अपनी करंट स्टेट को मेंटेन करे, उसको हम अपनी आम लैंग्वेज में इनर्शिया का नाम देते हैं, वो हमारे पास इनर्शिया कहलाती है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास ये चलती हुई बस है, ठीक है, आजकल बसें ऐसी ही बन रही हैं, पहिए बड़े होते हैं, बस छोटी होती है, तो ये ऐसी बस है। अगर ये चलती हुई बस है और अगर ये बंदा दरवाजे पे खड़ा हुआ है तो इसका जो लोअर पार्ट है वो बस के हिसाब से मोशन में है, एग्रीड, जबकि ग्राउंड किस में, रेस्ट। तो जब ये बंदा चलती हुई बस से उतरेगा और बस इस डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर ये एकदम से उतर के खड़ा होगा नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लोअर पार्ट क्या है, मोशन में। तो अगर ये बस से उतरेगा तो उतरने के बाद भी इसका लोअर पार्ट मोशन में ही रहेगा, और ये 2-3 कदम बस की डायरेक्शन में भागेगा। खवातीन जब बस से उतरती हैं तो उनके लिए पूरी बस रुकवाई जाती है, वरना उतरती नहीं है। जब हजरात बस से उतरते हैं तो उनके लिए ड्राइवर पूरी बस नहीं रोकता, एक हल्की स्पीड रखता है। तो कभी किसी को स्टॉप पे ऑब्जर्व कीजिएगा, जब वो बस से गेट ऑफ हो रहा हो, नीचे आ रहा हो, तो वो आपके पास जब बस से नीचे उतरता है तो वो 2-3 कदम ऐसे बस की डायरेक्शन में भागता है। क्यों? क्योंकि उसके पैरों के अंदर बस का मोशन है जो कि बचा है, और इनर्शिया की प्रॉपर्टी कहती है कि ऑब्जेक्ट जैसा था बिल्कुल वैसा ही रहे। तो इनर्शिया हर ऑब्जेक्ट के अंदर पाया जाता है। अगर मेरे पास यहाँ पे एक डस्टर मौजूद है, ये डस्टर सालों तक यहीं पे रखा रहेगा, इसका मतलब जब तक मैं इसको उठा के यहाँ से यहाँ ना रख दूँ। इसी तरह अगर एक पेंटिंग दीवार पे मौजूद है तो ये पेंटिंग दीवार पे सालों तक लगी रहेगी जब तक आप इसको निकाल ना दें। तो ये सारे ऑब्जेक्ट इसमें रेस्ट, और ये रेस्ट में ही पाए जा रहे हैं। अब फर्ज कर लें इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। अगर ये भी रेस्ट में और ये भी रेस्ट में, मैंने इसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई करी, इसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई करी, ये फोर्स अप्लाई करने के बाद मोशन में आ गया, इसका मतलब इसने अपनी करंट स्टेट को चेंज कर लिया। अगर इसने अपनी करंट स्टेट को चेंज किया तो इसका मतलब इसके अंदर इनर्शिया खत्म हो गया, नहीं है। ये इसके ऊपर जब मैंने फोर्स अप्लाई करी तो ये ना ये फोर्स अप्लाई करने से पहले हिल रहा था और ना ये फोर्स अप्लाई करने के बाद हिल रहा है। इसका मतलब ये अपनी करंट स्टेट को मेंटेन कर रहा है, और अगर ये अपनी करंट स्टेट को मेंटेन कर रहा है
तो इसका मतलब इसके अंदर इनर्शिया ज्यादा पाया जा रहा है। तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। नोट कर ली जुमला खाली, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उसके अंदर इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। द ग्रेटर द मास ऑफ अ बॉडी, द ग्रेटर द इनर्शिया। अगर आपसे कोई पूछे कि इनर्शिया का यूनिट बता दें क्या होता है, तो आपने बोलना इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। दैट मीन्स इनर्शिया इज मेजर्ड इन किलोग्राम और इनर्शिया की डायमेंशन होती है एम। इनर्शिया किलोग्राम में मेजर होता है और उसकी डायमेंशन एम के बराबर होती है। इनर्शिया किलोग्राम के मेजर होता है और उसकी डायमेंशन आपके पास जो है वो के एम के बराबर होती है। तो ये आपके पास बात हुई इनर्शिया की। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कौन बता सकता है मुझे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? Who can tell me न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? कोई नहीं बता सकता न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। वाह, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अब आगे बोले आप लोग। मुनज़्ज़ा, जी मुनज़्ज़ा बताएं बेटा। मुनज़्ज़ा बोले। सर अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट इस तरह से कुछ हो सकती है कि a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue its uniform motion in a straight line until and unless a force is exerted on it. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इस तरह नहीं हो सकती, बल्कि यही होती है। आपने बिल्कुल सही बताई है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहते हैं कि अगर बॉडी रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहे, अगर बॉडी मोशन में थी तो मोशन में ही रहे, उस वक्त तक जब तक आपके पास पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम एक और नाम देते हैं और वो कहलाती है लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी उस वक्त तक जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे। मिसाल देखें, मिसाल अगर ये बुक यहाँ पे मौजूद है, अगर यहाँ पर आपके पास एक डस्टर मौजूद है, ये वाली सारी चीजें अभी रेस्ट में, तो ये रेस्ट में रहेंगी। ये कब तक रेस्ट में रहेंगी? जब तक कोई बंदा आकर इनको यहाँ से डिस्प्लेस ना कर दे। तो अगर ये बुक रेस्ट में तो ये भी रेस्ट में रहेगी और डस्टर रेस्ट में तो ये भी रेस्ट में रहेगा। तो इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो मुस्तकिल तौर पे रेस्ट में ही रहेगी। वो आपके पास रेस्ट में नाश्ता करेगा। तो अगर आपके पास बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। और अब मोशन की बात आती है। मोशन की बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। जब मोशन की बात आती है तो अगर आपके पास बॉडी मोशन में है तो वो अपने मोशन को कंटिन्यू करती है सेम स्पीड से और उसी डायरेक्शन में। सुन लें, सेम स्पीड से और उसी डायरेक्शन में, सेम स्पीड से उसी डायरेक्शन में। अगर ये एक साइकिल है, लिसन, अगर ये एक साइकिल है और ये बंदा साइकिल चला रहा है, अगर ये बंदा 5 मीटर पर सेकंड से साइकिल चला रहा है तो ये 5 मीटर पर सेकंड से साइकिल चलाता रहेगा। अब सुने, अब इसके आगे एक स्पीड ब्रेक आया। अब स्पीड ब्रेक जब आया तो अब जाके इसकी स्पीड क्या होगी? चेंज। क्यों? क्योंकि इसने इसके ऊपर अप्लाई करी कौन सी फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। तो जब इसने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी तो अब इसकी स्पीड चेंज हुई। जब तक फोर्स अप्लाई नहीं कर रही थी तो वही चीज थी। अब डायरेक्शन भी कब चेंज होगी? जब भी हैंडल घुमाएगा, हैंडल घुमाएगा तो डायरेक्शन चेंज होगी, हैंडल नहीं घुमाएगा डायरेक्शन चेंज होगी। तो इसका मतलब क्या है? बॉडी की स्पीड भी कंटिन्यू रहती है स्ट्रेट लाइन के अंदर और बॉडी की डायरेक्शन भी सेम रहती है उस वक्त तक जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो यही चीज मैंने आपको बताई है
कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि आपके पास बॉडी अगर रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में थी तो मोशन में ही रहेगी उस वक्त तक जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। और जिस डायरेक्शन में जिस स्पीड से बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से बॉडी मूव करेगी। ठीक है, आपकी इंग्लिश की क्लास पे टाइम हो गया बेटा, इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश क्लास में मूव कर जाएं। थैंक यू।